हाय, आज का टॉपिक हमारा है एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम बेसिकली क्या होता है? एनर्जी सिस्टम होता है जिससे हमारी बॉडी को कोई भी एक्टिविटी करते टाइम एनर्जी मिलती है। एनर्जी सिस्टम के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी एनर्जी ड्राइव करती है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी इज़ दी मेन यूनिट जिसके कारण हमारी बॉडी में जो मैकेनिकल वर्क होता है वो हो पाता है। अगर हमारे पास एनर्जी ना हो तो हम कोई भी वर्क नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी का जो मेन मॉलिक्यूल है दैट इज़ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता कब है? जब हम जो भी खाना खाते हैं वो बेसिकली हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो लेते हैं, जब वो मेटाबोलाइट होके उनसे हमारी बॉडी एटीपी बनाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के अंदर बेसिकली आपके 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और साथ में वो नाइट्रोजन भी कंसिस्ट करती है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मतलब आपका जो एक सेल होता है उसको जो एनर्जी मिलती है दैट कम्स फ्रॉम एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम बात करते हैं एटीपी से अब एनर्जी मिलेगी कैसे, तो जब बात की जाए सबसे पहले होता है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी मीन्स कि जब एटीपी के अंदर पानी ऐड होता है, एटीपी प्लस H2O विच गिव्स एडीपी पीआई प्लस एनर्जी। मतलब जब हम एटीपी के अंदर पानी को ऐड करते हैं उसके बाद हमें मिलती है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है, साथ में एक फॉस्फेट मिल जाता है और साथ में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि एटीपी में वाटर का एडिशन हो, तभी हमें यूजेबल फॉर्म में एनर्जी मिल सकती है। सो अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी को एटीपी मिलता कैसे है। सबसे पहले तो कुछ हमारा जो मशीनरी है, हमारी जो मसल्स फाइबर हैं वो ऑलरेडी एटीपी को स्टोर करते हैं। हमारी मसल्स के अंदर एटीपी स्टोर्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर्ड नहीं होता। इतना होता है कि आप जब कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो उस टाइम आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद हमारी जो मसल फाइबर्स हैं उनकी मशीनरी इस तरह की होती हैं कि वो एटीपी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। एटीपी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए बेसिकली 3 पाथवे फॉलो किए जाते हैं हमारी मसल्स के अंदर, जिसमें पहला पाथवे है सीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट, सेकेंड इज योर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड थर्ड वन इज एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो पहले बात करते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट के बारे में। क्रिएटिन फॉस्फेट हमें सबसे पहले जो हमें एनर्जी मिलती है वो फॉस्फेजन सिस्टम से मिलती है। फॉस्फेजन सिस्टम यूज करता है क्रिएटिन फॉस्फेट को। क्रिएटिन फॉस्फेट एक बहुत ही एक्टिव मॉलिक्यूल होता है जो हमारी मसल्स के अंदर स्टोर्ड होता है। तो जब क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एडीपी, जो हमारी वाटर के थ्रू बची हुई एडीपी थी, तो जब क्रिएटिन फॉस्फेट और एडीपी साथ में ज्वाइन होते हैं तो वो हमें देते हैं एटीपी प्लस क्रिएटिन। सो बेसिकली फॉस्फेजन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा ना रैपिड सिस्टम होता है। इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेप होता है जिसके अंदर एडीपी और सीपी मिलके देते हैं एटीपी प्लस क्रिएटिन, और जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्रिएटिन काइनेज। ये एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कराता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी हमें फॉस्फेजन सिस्टम से मिलती है ये 5 सेकेंड्स के इवेंट के लिए सफिशिएंट होती है। बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा स्टर्नस, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम स्प्रिंटिंग करते हैं, उस टाइम हमें जो एकदम से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी दैट कम्स फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट और फॉस्फेजन सिस्टम, जो लास्ट करती है सिर्फ आपका 5 to 6 सेकेंड्स के लिए। तो जब हम बात करें इसके बाद क्या होता है, बेसिकली हमारी मसल्स में जो क्रिएटिन होता है वो 100% ख़त्म हो जाता है, लेकिन एटीपी 100% ख़त्म नहीं होती। मतलब जो क्रिएटिन फॉस्फेट है दैट डिप्लीट्स 100%, बट एटीपी सिर्फ 50% डिप्लीट होती है और इसको वापस से बनने में, एटीपी को वापस से बनने में 4 to 5 मिनट्स का टाइम लगता है और क्रिएटिन फॉस्फेट को वापस से बनने में 6 to 8 मिनट्स का टाइम लगता है। इसके बाद बात करते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, जो कि सेकेंड सिस्टम होता है जिससे हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करती है। बेसिकली इसके केस में क्या होता है, जब हमारी बॉडी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पे आती है, उस ड्यूरेशन में हम जो एनर्जी लेते हैं वो लेते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है,
उस टाइम पे क्या होता है, ग्लूकोज होता है या ग्लाइकोजन होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म पाइरूवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली जो ये प्रोसेस है इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये सिस्टम हमें देता है एनर्जी, एटीपी, बहुत स्पीडली रैपिडली एटीपी प्रोडक्शन कराता है, और साथ में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट यूज करता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का यूज करके हमें एटीपी मिलती है, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। और साथ में इसके साथ एक चीज और होती है कि ये वाला जो हमारा सिस्टम होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सो हमारा जो सेल है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो जब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, तो हमारी जो एनारोबिक सिस्टम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर वर्क करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैक्टेट। लैक्टेट बेसिकली बाई प्रोडक्ट है हमारी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का। मतलब जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है उस टाइम पे हमें पाइरूवेट के साथ साथ लैक्टेट भी मिलता है। बेसिकली लैक्टेट जो होता है वो हमारी जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है वो 2 मिनट्स तक सस्टेन करती है, अराउंड 10 सेकेंड से लेके 2 मिनट्स तक उसका टाइम पीरियड होता है। तो जब उसकी इनिशिएशन होती है, मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, उस ड्यूरेशन में इनिशिएशन के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर लैक्टेट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। जब हम कोई भी इंटेंस एक्टिविटी करते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम लैक्टेट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। लैक्टेट बेसिकली ऑलवेज हमारी उसके अंदर प्रेजेंट होता है जब हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलता है। लेकिन इन केस ऑफ लैक्टेट जब हम करते हैं लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, तो लैक्टेट ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे एनफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। मतलब जो हमारा लैक्टेट है वो एक्यूमुलेट नहीं होके ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनफ ऑक्सीजन। लेकिन जब हम करते हैं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, उस ड्यूरेशन में हमारा जो लैक्टेट है वो बेसिकली हमारी मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है, बिकॉज हमें बहुत अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जो लैक्टेट को ऑक्सीडाइज करे। साथ में हमारा जो वेंटिलेशन थ्रेशहोल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो हमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन मिलती नहीं है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाता और मसल के अंदर स्टोर हो जाता है और मसल फटीग कोज करने लग जाता है। सो बेसिकली लैक्टेट जो है, लैक्टेट इज़ नॉट बैड, बट लैक्टेट को जब लोग बोलते हैं कि लैक्टेट के कारण सोरनेस होता है, दैट सोरनेस इज बेसिकली ऑफ डोम्स, नॉट बिकॉज ऑफ लैक्टेट। नेक्स्ट सिस्टम जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, दैट इज एरोबिक ऑक्सीडेशन। एरोबिक ऑक्सीडेशन मीन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है उस ड्यूरेशन में जब हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, वो लेती है एरोबिक ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। एरोबिक ऑक्सीडेशन बेसिकली दो प्रोसेसेस को कंबाइन करता है। फर्स्ट होती है आपकी क्रैब साइकिल और दूसरी होती है आपकी ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन दोनों सिस्टम से मिलके हमारी जो बॉडी है एरोबिक ऑक्सीडेशन के ड्यूरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस कराती है। बेसिकली ये सिस्टम बहुत स्पीडली एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता, जैसे हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बहुत स्पीडली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, ये उतनी स्पीड से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, धीरे धीरे प्रोड्यूस करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक करता है। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन होती है उस टाइम हमारी बॉडी शिफ्ट कर जाती है इस वाले सिस्टम पे एनर्जी लेने के लिए। तो जब हम बात करते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन की, तो जैसे ही हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, 2 मिनट से ज़्यादा हो जाता है वर्कआउट करते हुए या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हुए, तो हमारी बॉडी शिफ्ट हो जाती है एरोबिक ऑक्सीडेशन के ऊपर एनर्जी के लिए। तो हमारा इसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं एनर्जी लेने के लिए, वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। मतलब इन तीनों मेटाबोलाइट से हमारी बॉडी एरोबिक ऑक्सीडेशन के अंदर एनर्जी लेती है। जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट यूज़ होते हैं, और इंटेंसिटी ड्रॉप होने लग जाती है तो हमारा फैट यूज़ होने लगता है एनर्जी के लिए। बेसिकली प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इस सिस्टम में हमारी बॉडी मोस्टली जो एनर्जी लेती है वो लेती है फैट से।
लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखते, हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाते हैं, तो बॉडी क्या करेगी, आपके प्रोटीन को तोड़ के उससे भी एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर 2 साइकिल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में बेसिकली होता क्या है, जो हमने पाइरुवेट हमारा बना था एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, वो पाइरुवेट एंटर कर जाता है क्रैब साइकिल के अंदर और वो कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाता है और एक पर्टिकुलर साइकिल फॉर्म करता है। तो जब हम बात करते हैं उस पाइरुवेट की, उसके अंदर से मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं क्रैब साइकिल के अंदर, वो हाइड्रोजन्स को निकालते जाते हैं। लास्ट में जो हाइड्रोजन निकले हुए थे वो जाता है आपका ETC के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और वहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसके बाद लास्ट में हमें मिलती है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये जो सिस्टम है ये परफॉर्म होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब जो सेल का सेकंड पार्ट मैंने बताया था उसके अंदर ये फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ATPs बनती हैं। साथ साथ ये सिस्टम आपका जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब आपका वर्कआउट जब बढ़ता चला जाता है, ड्यूरेशन टाइम पीरियड बढ़ती चली जाती है, उस टाइम आपकी बॉडी जो एनर्जी लेती है वो लेती है एरोबिक ऑक्सीडेशन से। एक चीज़ इसके लिए स्पेशल क्या है कि जब हम मॉडरेट इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते हैं या लो इंटेंसिटी पे हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा एनर्जी जनरेट कराती है फैट से, लेकिन जब हम करते हैं बहुत हाई इंटेंसिटी के ऊपर वर्कआउट तो हमारी बॉडी जो एनर्जी लेती है वो लेती है कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए अगर कोई बंदा है जो अपना फैट बर्न करना चाहता है, उसको ये एनर्जी सिस्टम का जो टॉपिक है ये समझ आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर उसको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो वो ये नहीं समझ सकता कि जब उसे फैट बर्न करना है तो उसे किस इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है, और जब उसको मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए वर्कआउट करना है या एंड्योरेंस के लिए वर्कआउट करना है तो किस सिस्टम पे वर्कआउट करना है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ATP प्रोडक्शन की। तो जब हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमें टोटल ATPs देता है 38 ATPs, लेकिन जब हम बात करते हैं फैट की तो एक मॉलिक्यूल फैट का हमें देता है 463 ATP। सो दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी सिस्टम, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो हमारी बॉडी कौन कौन से पाथवे से एनर्जी लेती है, जिसमें सबसे पहला है हमारा फॉस्फेजन सिस्टम, जिसके अंदर सबस्ट्रेट यूज होता है आपका क्रिएटिन फॉस्फेट, और सेकंड है एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें बॉडी एनर्जी लेती है कार्बोहाइड्रेट से इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज योर एरोबिक ऑक्सीडेशन या एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर बॉडी एनर्जी लेती है फैट से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट इस सिस्टम में मेनली जो हमारी बॉडी एनर्जी लेती है वो लेती है फैट मॉलिक्यूल से।